हेलो डियर, आपका अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। आई एम बैक आफ्टर फ्यू हॉलीडेज। मैं गांव में गया था, कुछ रस्म वगैरह त्यौहार के साथ कभी कभी आ जाती हैं, तो वो मनाने के लिए और भाई लोगों से मिलने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए भी। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी अपने अगले चैप्टर के अंदर, मेंसुरेशन 2D। देखो 3 चैप्टर होते हैं। एक तो है प्लेन ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं। प्लेन ज्योमेट्री का क्या मतलब है? इसके अंदर प्रॉपर्टीज करवाते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D के अंदर जो 2D फिगर है, 2D फिगर का क्या मतलब है? जो भी एक 2 डायमेंशन में एक पेपर के ऊपर बनाई जा सकती हैं, ट्रायंगल होगी, रेक्टेंगुलर होगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगी, जो 2D फिगर हैं उनकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब है मेजरमेंट, एरिया का, पेरीमीटर का। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन करवाए जाते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एरिया पेरीमीटर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, ओके। देन वी हैव मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D में जो 3D शेप्स हैं उनकी मेंसुरेशन, उनकी मेजरमेंट। मेंसुरेशन का मतलब है मेजरमेंट। तो जो 3D शेप में कौन हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, उन चीज़ों की मेंसुरेशन होगी। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D। तो यहाँ पर जो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ वो भी डेफिनेटली यूज में आएंगी, अगर कभी कभी कहीं कहीं यूज में आएंगी, कभी कभी यूज में आएंगी है। और मैं आपको कई नए कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो मेंसुरेशन 2D के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल से, 3 साइडें हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल 4 साइडें, एंड ऐसे ही हम सारी जो जितने भी शेप्स हैं अपने एग्जाम के लिए वो सारी हम कर लेंगे। ठीक है भाई, तो पेन, नोटबुक और अपना भाई माहौल बना लो पढ़ाई का अच्छे से। अगर आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं तो एक बार मुंह धोकर आ जाओ हैं। अगर आप नहाए नहीं हैं तो साथ वालों पर भी दया करो, नहा लो हैं, स्मेल मारोगे सर्दी में। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर अपने माहौल को सेट कर लो, कुर्सी टेबल हैं। और लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, ताकि आप जब तक इस वीडियो को ख़त्म ना कर ले तब तक ना उठें। ठीक है भाई, और स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमारी जर्नी जो है एग्ज़ाम क्रैक करने की, वो ऐसे ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है, कभी आपके मॉक्स में मार्क्स कम आ जाएंगे, कभी नॉर्मल आ जाएंगे हैं, कभी आपका दिन अच्छा चला जाएगा, यानी कि पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी, कभी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। मेरे साथ भी होता है, कभी ठीक ठाक मैंने वही अपना काम कर लिया, स्लाइड्स को मान लो पीपीटीज को अरेंज वगैरह करना होता है क्लास के लिए, 2 वीडियो रिकॉर्ड कर ली, एक आधा एक्स्ट्रा काम कर लिया, कभी नहीं भी कर पाए ऐसा। तो ये बिल्कुल दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी, ये उस जर्नी का पार्ट है। इसके बिना वो जर्नी नहीं है, इन लो के बिना वो जर्नी नहीं है, इन लो के बिना वो हाई नहीं होंगे हैं। कभी भी ऐसी जर्नी नहीं होगी, कभी भी ऐसी जर्नी नहीं होगी, नहीं होगी, ऊपर नीचे चलेगी। तो क्या है अपने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें हैं, मतलब ऐसा भी लो नहीं आना कि बस नीचे ही चले जा रहे हैं, भिखारी बन गए, कहीं पर जाकर हैं, कहीं के भी नहीं रहे। ठीक है, कुल मिलाकर क्या है, हम अपने तरफ से काम करने की कोशिश करते रहेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। बट फिर भी कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे आते रहेंगे, कभी कभी हमारी प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम क्या है, फिर से काम पे लगने पे, हमें सिर्फ इतना करते रहना है, हमारा यही काम है। रिजल्ट डेफिनेटली फिर मिल जाएगा अगर आप लगे रहोगे तो। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसका टाइम टेबल ना टूटे, कोई भी नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है, और ना होगा। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसका टाइम टेबल ना टूटे। तो सक्सेसफुल कौन है, या फिर उस काम को कौन अच्छे से कर जाएगा, जो दोबारा उस ट्रैक के ऊपर आ जाता है टूटने के बाद। जो जितना जल्दी आता है वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, हम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम एफर्ट या फिर मैक्सिमम रिजल्ट, मैं मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम एफर्ट लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे, मिलकर लगाएंगे, और मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल्स के मेंसुरेशन 2D के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं अपने एग्जाम के रिलेवेंट, सारे करवाऊंगा मिनिमम टाइम के अंदर, बढ़िया सी अरेंजमेंट में। ठीक है, कई सारे कंसेप्ट आप रिवाइज करोगे, आपको पहले आते होंगे, कई सारी नई चीज़ें आप सीखोगे। कुल मिलाकर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, चाहे चीज़ें ईजी लगे, मुश्किल लगे,
मैं एक कंप्लीटनेस आपको देने की कोशिश करूंगा, और कंप्लीटनेस आपको एक वीडियो में नहीं मिलेगी, एक कंसेप्ट में नहीं मिलेगी। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो कंप्लीटनेस फील होगी। कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि हाँ मज़ा आया, हो सकता है एक वीडियो में वो मज़ा ना आए। कई चैप्टर ऐसे होते हैं कि एक वीडियो में ही, हर एक वीडियो में ही यस 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 वी आर गोइंग गुड, ऐसे मज़ा आता है। कई चैप्टर क्या है कि आधी वीडियो देखी उस चैप्टर की, वो मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो पूरा होगा तब हाँ कि बात बन गई भाई। तो टेंशन नहीं लेनी, आपको कुल मिलाकर सिलेबस कवर करते रहना है, ठीक है। और अगर आप सिलेबस को कवर नहीं करोगे देन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जॉब नहीं चाहिए, ठीक है, मत करो सिलेबस को कवर, क्या दिक्कत, आपको नहीं मिलेगी, ज़बरदस्ती नहीं मिलेगी, टेंशन मत लो। हाँ, अगर आपको जॉब चाहिए, आप वाकई में सीरियस हैं, आप लगे रहो, आप टेंशन मत लो, रिजल्ट क्या होएगा उसका, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट कर दें फिर, चलो जी। तो सबसे पहले भाई, जितने भी तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है वो सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमारे सामने कोई ट्रायंगल है और हमें उसके किसी भी साइड की लंबाई पता है, किसी भी साइड की लंबाई, और उस साइड के ऊपर जो उस ट्रायंगल की हाइट है, उस साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी हाइट है, या फिर उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड बनती है उसकी जो हाइट है, अगर हमें वो पता हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर किसी साइड के ऊपर की हाइट गिवन है तो उस साइड को हम बोलते हैं बेस। इस हाइट के लिए कि कौन से बेस पर हाइट है, तो इस बेस पर हाइट है। अगर आपको बेस की लंबाई पता है, हाइट की लंबाई पता है, यानी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की लंबाई पता है, तो एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डन, क्लियर है भाई? ठीक है जी। देन नेक्स्ट, मतलब अगर ये चीज़ें गिवन हो तो ऐसे एरिया निकलेगा, ये चीज़ें गिवन हो तो ऐसे एरिया निकलेगा, ये चीज़ें गिवन हो तो ऐसे एरिया निकलेगा। तो एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या है कि हमें सामने से क्या मिला उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो सारे एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। कि सामने से भैया चीज़ क्या दी है, उसने पूछ तो लिया एरिया, लेकिन उसने सामने से इनपुट क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। करूँ फिर स्टार्ट। देखो, अगर हमें ट्रायंगल की दो साइडों की लंबाई गिवन है और उन दोनों साइडों के बीच का एंगल गिवन है, किसी भी तरीके से उसने बता दिया, डायरेक्टली बता दिया, इनडायरेक्टली बता दिया। अगर हमें ट्रायंगल की दो साइडों की लंबाई पता है और उन दोनों साइडों के बीच का एंगल पता है, तो एरिया विल बी हाफ ए बी साइन थीटा। ऐसे हम एरिया निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होएगा। जिसको प्रूव करने में फ़ायदा होएगा मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अदरवाइज हमें डायरेक्टली ये रटी हुई होनी चाहिए। हीटर बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, मैं एक बार ऐसे तो गले को सुखा देगा भाई। चलो देखते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई गिवन है, तीनों साइड्स की लंबाई गिवन है, तो उस केस में हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो एस है, एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर, यानी कि जो पेरीमीटर है तीनों साइड्स की लंबाई का सम डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स की लंबाई का सम। परिमा आप हिंदी में बोलते हैं, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं। हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो आपको इतना पता ही होगा। तो दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला, और ये मैंने आपको ब्रह्मगुप्ताज फॉर्मूला से थोड़ा सा डिराइव करके भी दिखाया था। ब्रह्मगुप्ताज फॉर्मूला है, थ्योरम जो भी है, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने आपको बताया था कि एक साइड को जीरो कर दूंगा तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर आपको गजनी जैसी आपकी याददाश्त नहीं है तो याद होएगा आपको। देन नेक्स्ट, अगर मेरे भाई कोई भी एग्जामिनर आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल बता दे और फिर कोई भी एक साइड बता दे, तो भी आप एरिया निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं, देखो, मान लो आपको कोई भी दो एंगल भी बता दे, अगर वो कोई भी दो एंगल आपको बता देगा तो क्या आपको तीसरा एंगल पता चल जाएगा? जी हाँ सर, तीसरा एंगल पता चल जाएगा। ओके, अब अगर मैं आपको इस ट्रायंगल की, बिकॉज मैंने तीनों एंगल बता दिए, कोई भी एक साइड बताऊंगा तो आप बाकी की साइड भी निकाल सकते हो। कैसे? साइन रूल भाई, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो आपको मान लो ये वाली साइड पता है 45 के सामने वाली है, सी के सामने वाली, ये वाली साइड पता है, साइन 45 भी पता है, आपको ये एंगल भी पता है। अगर आप इनको इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा, ये भी आपको पता है।
जो साइन रूल है वो क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई का जो रेशियो होता है वो होता है उस साइड के सामने जो एंगल हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, उनके साइन के रेशियोज के। तो अगर आपको तीनों एंगल पता है तो आपको साइन 30, साइन 45, साइन समथिंग जो भी आएगा वो पता है, वो ऐसे ही देगा जो आपको पता होंगे। तो आप उनके सामने वाली साइड्स का रेशियो भी निकाल सकते हो लंबाई का, और उसने अगर एक साइड दे दी तो बाकी साइड भी आ जाएंगे। आपके पास रेशियो है और आपके पास एक वैल्यू है तो सारी आ जाएंगी। फिर सर हम कैसे लगाएंगे? अगर सारी साइड आ गई तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लोगे। अगर दो साइड आ गई, उनके बीच का एंगल ऐसा है जिसका हम साइन ले सकते हैं, तो ये वाला रूल लगा लेंगे। समझ में आ गई बात? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर ऐसा इनपुट मिले तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट देन, ये सारी चीजें मैंने आपकी रिवीजन के लिए दी हैं। ये हम प्रॉपर्टीज के अंदर कर चुके हैं। ये इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है, ये एक्स रेडियस है, प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं, तो ये रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो ये एरिया का कच्चा चिट्ठा है एक हिसाब से, ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या केसेस, कैसी कैसी सिचुएशंस एग्जामिनर आपको देता है। पहले तो चलो ये करेंगे, ठीक है, वो सारी सिचुएशन करेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो नेक्स्ट, तो ये तो किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है। अगर उसने हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक स्पेशल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है जी, अगर उसने हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर अगर आप ये सारे फॉर्मूले लगाओगे, इनको लगाने की कोशिश करोगे, तो आप यहां पर पहुंचोगे। जब आप ये सारे फॉर्मूले लगाओगे तो √3/4 a², तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। और एक और तरीके से आपको याद होना चाहिए, मैं तो कहूंगा याद ये कर लो, फायदा ये आपको। ठीक है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी 2/√3h। अगर आप a की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हो तो अगला फॉर्मूला आ जाता है h²/√3। अदरवाइज अगर एग्जामिनर ने आपको हाइट दी तो आप वहां से साइड निकालोगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट करोगे, है? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को ये याद रहता है, क्यों? क्योंकि हाइट के स्क्वायर को √3 से डिवाइड ही करना है, h²/√3, बहुत ईजी है। तो अगर वो हाइट देगा तो डायरेक्टली भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज इतनी ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है इसकी। द नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये चीजें फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो इन रेडियस है, जो सरकम रेडियस है और जो एक्स रेडियस है, इन तीनों की रेशियो होती है 1:2:3। तो इन रेडियस मैंने आपको रटने के लिए बोल दिया, साइड डिवाइडेड बाई 2√3 है। ये सरकम रेडियस, इन रेडियस बोले तो अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या a/√3। देखो इसका दुगुना है, यहाँ पर नीचे 2 है, इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। ये एक्स रेडियस है, बाह्य त्रिज्या। तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए, ये मैं पहले करवा चुका हूं। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तीनों साइड की लंबाई का सम, दैट इज 3a। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगर हमारे सामने आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, a इक्वल साइड्स की लंबाई है a, अनइक्वल साइड की लंबाई है b, तो एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन मैं पर्सनली इसको ना ही याद रखता और ना ही आपको याद रखने के लिए बोल लूंगा। तो मैं अभी क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आपको कहीं पर ये दिखे, फिर आप बोलो कि सर ने तो ये करवाया नहीं। तो सर हम अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो एग्जामिनर ने बोल दिया कि भैया इसका एरिया निकालो, तो बिकॉज आइसोस्केलस है तो मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, 12 है, ये 6 और 6 हो जाएगा। अब 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है। ये हाइपोटेन्यूज है, क्या बनता है? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा, मुझे हाइट मिल जाएगी हाइट। जी हाँ, बेस मेरे पास है, हाइट है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। मैंने पर्सनली ये बिल्कुल भी नहीं रटा है। आपका दिल कर रहा है तो आप रट लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर सर डायरेक्टली इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो, जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है शायद 2013 टियर 2 में, उसने बोला इक्वल साइड्स ए और बी हैं, तो बताओ एरिया। तो क्या ही दिक्कत है मेरे भाई? ये पूरी बी है साइड, तो ये b/2 होएगी। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर ये निकाल लोगे।
इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दोगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, रटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फिर भी याद करना तो आप कर सकते हो, कोई गुनाह भी नहीं है, क्राइम भी नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं आपको क्या करूँगा, जैसे एरिया ऑन बेस डिवीजन, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट बताऊँगा सारे, जैसे जैसे जिन जिन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है फिर क्वेश्चंस को करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, कई आपको आ जाएंगे कई आपको नहीं आएंगे, बट रिलैक्स होकर सीखना है, फालतू का प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो कि मैं आपको पहले भी प्लेन ज्योमेट्री के अंदर कई बार बता चुका हूं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर वर्टेक्स से मैं एक लाइन खींचूं और वो बेस को 2:3 रेशियो में बांट देगी तो वो एरिया को भी 2:3 रेशियो में बांट देगी। ये लाइन बेस को जिस रेशियो में बांटेगी उसी रेशियो में इस ट्रायंगल के एरिया को बांटेगी। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना है और हमारे पास बेस और हाइट है तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों की हाइट तो सेम है। क्यों? क्योंकि एक ही ट्रायंगल से बनी है। इस मेन ट्रायंगल की जो हाइट है वही इन दोनों की हाइट है। हाफ तो दोनों के फॉर्मूले में होगा ही, सिर्फ बेस का फर्क होगा, एक का बेस 2 है तो दूसरे का 3 है, हाइट सेम है। तो जिसका बेस डबल उसका एरिया डबल, जिसका बेस ट्रिपल उसका एरिया ट्रिपल, जिसका बेस 10% ज़्यादा उसका एरिया 10% ज़्यादा। तो बेस जिस रेशियो में बटेगा उसी रेशियो में एरिया बढ़ जाएगा। डन। अब इसी चीज को वो कैसे भी यूज कर सकता है, वो हो सकता है बेस को ऐसे बांट दे 1:2:3:4, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसका एरिया 20 यूनिट है, तो जिस रेशियो में बेस है उसी रेशियो में एरिया है। अगर इसका एरिया 20 यूनिट है और उसने आपसे पूछ लिया है इसका एरिया, तो 4 का 5 गुना 2 का 5 गुना 10। उसने पूछ लिया पूरी ट्रायंगल का एरिया, तो भैया 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, बेस 4 है तो एरिया 20। अगर बेस 10 है तो 4 का 5 गुना 10 का 5 गुना 50, एक एक का निकालना जरूरी थोड़ी है। तो जिस ट्रायंगल के हिस्से में जितना बेस आया उसका उतना ही एरिया। अब आप बोलोगे जी हाँ सर। नेक्स्ट, अब जरूरी नहीं है एग्जाम में जो सिचुएशन है उसके अंदर आपको यहीं से लाइन खींची हुई दिखेगी, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। मान लो मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे टेढ़ा लिटा दिया, तो यहां से मैंने एक लाइन खींची और इसने सामने वाली लाइन को 3:4 रेशियो में बांट दिया। तो ये वही तो बात है, अगर मैं इसको बेस मान लूं तो उसके ऊपर ये लाइन आई हुई है, बेस को 3:4 रेशियो में बांट रखा है, तो एरिया भी 3:4 रेशियो में बटेगा। ठीक, क्लियर है? तो इसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। बहुत तेज हो गया यार हीटर। चलो ठीक है जी, तो अभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, बताओ। ये जो लाइन है 3:4 रेशियो में बटी हुई है, ये पैरेलल लाइंस है। यहाँ का एरिया 12 यूनिट है, यहाँ का एरिया बताओ जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखता हूँ आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। तो आप देखो ट्रायंगल ABD के अंदर यहाँ से जो लाइन खींची गई है DE, ट्रायंगल ABD के अंदर जो लाइन DE खींची गई है ये 3:4 रेशियो में बांटती है बेस को, तो एरिया भी 3:4 रेशियो में होएगा। जी हाँ सर, 3 का 4 गुना 12, तो 4 का 4 गुना 16, यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब आप देखो ट्रायंगल ABC के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर ये जो DE है ये बेस के पैरेलल है। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो अगर ये लाइन बेस के पैरेलल है तो यहाँ पर 4:3 रेशियो है, तो यहाँ पर भी रेशियो 4:3 होएगा, BD:DC का सिमिलरिटी वाला केस। ठीक है, अब पूरी ट्रायंगल ABC के अंदर देखो ये जो लाइन है AD, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये जो लाइन है AD, ये ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांट रही है। जी हाँ सर, और ये बेस को कैसे बांट रही है 4:3 रेशियो में। तो ये जो 2 हिस्से बने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनका एरिया क्या होएगा, वो भी 4:3 रेशियो में होएगा। तो 12 और 16 को जोड़ो, 12 + 16 कितना हो जाएगा 28, 4 का 7 गुना है 28, तो 3 का 7 गुना 21।
आंसर विल बी 21। नेक्स्ट बताओ, टेल मी नेक्स्ट वन। ठीक है जी, देखो तो ये जो इन इक्वेशंस के अंदर ये जो है ये रेशियो है, लाइन जो लंबाई जिस रेशियो में बटी हुई है 6:5 3:2, ये रेशियोज हैं। ठीक है, ये एरिया है जो भी गिवन है और ये वाला एरिया हमने निकालना है। बताओ फिर। तो भाई अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, अगर मैं ट्रायंगल ABC को देखूं और C से एक लाइन खींची गई है ऐसे, C से, जो कि बेस को 6:5 रेशियो में बांट रही है, तो यहाँ का एरिया मुझे पता चल जाएगा, तो यहाँ का भी पता चल जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, ओके ठीक है। तो यहाँ का एरिया पता करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप ट्रायंगल ADC को देखो, ADC के अंदर ये जो लाइन है AE, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज बेसिक चीज़, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको मेरी बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो लाइन है AE, ये बेस को 1:2 रेशियो में बांट रही है। देखो ये तीनों बराबर हैं, ये बेस को 1:2 रेशियो में बांट रही है, इधर 1 यूनिट इधर 2 यूनिट, तो एरिया भी 1:2 रेशियो में बटेगा। अगर इधर का एरिया 10 है तो इस पूरे का एरिया 20 होएगा। सर इसका कितना होगा, इसका कितना, इसका कितना, क्यों पड़ी है आपको इन सब की? कई बार क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाती है, तो उसका भी ध्यान आपने रखना है। ठीक है, ब्लू कलर अगर व्हाइट के साथ अच्छा नहीं लग रहा तो हम संतरी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाला इलाका का टोटल कितना एरिया हो गया? ट्रायंगल ABC में देखो, अब ABC में, ABC के अंदर ये जो लाइन है CD, ये 6:5 रेशियो में बांट रही है बेस को, एरिया BC रेशियो में होगा, तो 10 और 20 30, तो 6 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना 25। ठीक, क्लियर है? बताओ। थीटा थीटा, तो ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे भाई। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में इंक्लूडिंग साइड्स की लंबाइयों का रेशियो 3:2। यहाँ पर भी रेशियो 3:2 ही होगा। और ये सामने वाली साइड को, यानी कि ये बेस को 3:2 रेशियो में बांट रहा है, तो एरिया भी 3:2 रेशियो में बटेगा। तो 3 का 3 गुना, 2 का 3 गुना 6, दैट्स इट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये बताओ। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एंगल A है इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि वो कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकता है। बेस वाले के अंदर कैसे सिमिलरिटी को उसने यूज़ कर लिया है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे दी, या फिर बेस वाले के अंदर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज़ कर लिया, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज़ कर लिया। तो ऐसे करके वो चीज़ें यूज़ कर सकता है। तो हम चीज़ों को रटेंगे नहीं, हम जस्ट समझेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही तसल्ली से समझेंगे कि हमारी पकड़ में आ जाए, इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर हमें पता है कि BC/CD, BC/CD एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इज इक्वल टू AB/AC। ठीक है, ये आपको पता है। B से लेकर मैं D तक गया तो AB है। चलो मैं क्यों आपको बताऊं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अच्छे से करवा चुका हूं। ठीक है, अब देखते हैं जी। तो BC, तो BC की लंबाई BC/CD, CD क्या है, CD 9 है, इस इक्वल टू AB जो कि 4 है, और AC जो कि बराबर है BC के। तो यहाँ पर मैं BC ही लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। तो BC² इस इक्वल टू 9 चौके 36, BC इस इक्वल टू 6। ठीक है, तो BC की लंबाई 6 आ गई। अब आप पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो, ABD के अंदर बेस जो है उसको 6:9 रेशियो में बांट रखा है, या फिर अगर आप बोलो 2:3 रेशियो में बांट रखा है। ठीक है, तो 2 का कितने गुना है, कितने गुना नहीं है, 4.5 गुना है, तो 3 का 4.5 गुना कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 1.5 13.5। ठीक है, क्लियर है? 2 3 6, अच्छा 3 दूनी, हाँ मैंने ठीक काटा है ना, हाँ मैं सोच रहा था। चलो पॉइंट में इक्वेशन मैंने बनाया, मेरे को लग नहीं रहा था मैंने पॉइंट पे बना दिया होगा। चलो
एरिया डिवीजन बाय मीडियंस। अब मीडियंस एरिया को कैसे डिवाइड करती हैं ये हम प्लेन ज्योमेट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, यहाँ पर जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो मीडियन जो है वो एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। क्यों? क्योंकि वो बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यही वाला कंसेप्ट है। ओके, अगर हम सारी मीडियंस को खींच दे तो एरिया जो है वो 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूं। ये यहाँ पर सेंट्रोइड है, मैंने क्या किया, मीडियन के ये अगले वाला जो हिस्सा था, सेंट्रोइड के अगले वाला हिस्सा, सिर्फ इसको मिटो दिया, इसके आगे वाले हिस्से को मिटो दिया, इसको मिटो दिया, तो 3 हिस्से बन गए, तो इनका एरिया बराबर होएगा। जस्ट मैंने क्या किया, इसको मिटो दिया, तो ये देखो ये कैसा हिस्सा बन गया, इसको रब कर दिया, इसको रब कर दिया, तो ये 3 हिस्से बन गए, 2 2 2 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, यानी कि सबका बराबर है। ओके, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है सेंट्रोइड है। नेक्स्ट, अगर मैं क्या करूं, इसके पहले वाले हिस्सों को मिटा दूं, वर्टेक्स की तरफ वालों को, ऐसे इनको रब कर दूं, तो एक और एक 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, यानी कि इनका एरिया बराबर है। ये यहाँ पर मीडियन ही है, मतलब कि ये इक्वल ही है। नेक्स्ट, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर ये जो 4 ट्रायंगल बनेगी, पहले मैं प्रूव कर चुका हूँ, तो इन सब का एरिया जो है वो बराबर होएगा। ठीक है, प्लेन प्रॉपर्टीज के अंदर हम कर चुके हैं, प्लेन ज्योमेट्री के अंदर। नेक्स्ट, अब आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 ये चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर ये तो आपको पता ही है, सिर्फ ये 4 सिचुएशन आपको पता होंगी, तो उसके बाद आप बहुत सारी सिचुएशन को ऑन द स्पॉट बना सकते हो। कैसे? आपको ये मर्सिडीज़ का साइन याद है? आप बोलोगे जी हाँ सर याद है। तो इसका एरिया 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। ओके सर, इनका बराबर हो गया, ये सेंट्रोइड है ट्रायंगल का। ओके जी, तो अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है? 1 1 1 3 यूनिट, और इसका जितना एरिया है उतना ही इनका होता है, तो इनका भी 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट। अगर कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, क्योंकि कभी इस छोटे से टुकड़े की पड़ती है, कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ये अगर 1 है, ये 1 1 1 1 1, ओके क्लियर है। ये वही वाला केस है, कौन से वाला? ये वाला। ओके जी, ये सेंट्रोइड है, यहाँ पर मिड पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया है। अगर इस अंदर वाले ट्रायंगल का इसका एरिया जो 1 है, तो इनका भी एरिया 1 1 है, यानी कि इस अंदर वाले का एरिया कितना? 6 यूनिट, तो इसका एरिया भी 6 यूनिट। तो ये 3 ये 3, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं? प्लेन ज्योमेट्री में बता दिया गया भाई, डाउट नहीं रखना है वहाँ पर। नेक्स्ट, ये वाला केस आपको याद है? आप बोलोगे जी हाँ सर याद है। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ओके, तो अगर ये अंदर वाली ट्रायंगल 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, ओके सर। तो ये भी 3, अब 3 को आधा आधा बांटूंगा तो 1.5 होएगा, क्यों ना इनको 2 2 कर देते हैं। ओके जी, तो ये 6 हो गया, तो 3 ये 3 ये 3 3 3 3। क्या ये मैंने रट रखा है? नहीं, आपके सामने जैसे निकाल रहा हूँ ऐसे ही निकाल सकता हूँ 1 2 सेकंड के अंदर, बस यही है। ठीक है, आपने रटना है जी नहीं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, एक ये सिचुएशन बार बार आती है, फिगर्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मान लो ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये है ए, ये है बी। मैंने एक ट्रायंगल बना दी यहां पर ऐसे, फिर एक और ट्रायंगल मैंने बना दी ऐसे, एक और ट्रायंगल बना दी ऐसे। इन सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया जो है वो इक्वल होएगा। क्यों होएगा? बिकॉज ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट पर, हाफ पर तो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि भाई दूसरी ट्रायंगल के बेस और हाइट ही अलग होंगे, हाफ तो उसमें भी होएगा। बेस और हाइट पर डिपेंड करता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। अगर 2 ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर करोगे तो उन दोनों के बेस के बीच में क्या रिलेशन है, किसी ट्रायंगल का बेस बड़ा है कि नहीं, हाइट बड़ी है कि नहीं, बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक ही बेस पर ट्रायंगल्स बनाओगे, ये जो 3 ट्रायंगल है यहाँ पर ABC और ABD और ABE, इनका बेस तो सेम है, आप बोलोगे जी हाँ सर बेस तो सेम है, और 2 पैरेलल लाइन के बीच में है तो इनकी हाइट भी सेम है, आप बोलोगे जी हाँ सर हाइट भी सेम है, तो इनका एरिया भी सेम होएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ट्रायंगल्स विद सेम बेस एंड ड्रॉन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो बस अब आप ये बात ध्यान रखोगे, यही मामला है। ऐसे ही जो अपना पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है, आगे हम करेंगे, बेस, जैसे ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। एक पैरेललोग्राम के अंदर से 2 ट्रायंगल बनती हैं, पैरेललोग्राम ट्रायंगल का डबल होता है,
तो इसको अगर मैं इंटू 2 करूं तो बेस इंटू हाइट, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यहां पर मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे, तो अब अगर मैं कोई और पैरेललोग्राम भी बना दूंगा ऐसे ए बी पी क्यू, तो ए बी सी डी, ए बी डी सी मान लो, ए बी डी सी, ये वाला जो पैरेललोग्राम है और ये वाला जो पैरेललोग्राम है, इनका एरिया सेम होएगा। क्यों सर? इसलिए सेम होएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है। हाँ जी सर, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ किए गए हैं, तो दोनों की हाइट भी सेम है। ओके, अगर यहीं पर दो पैरेलल लाइन अपने सामने हैं, उनके बीच में सेम बेस के ऊपर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सेम बेस के ऊपर मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। आप बोलोगे जी हाँ सर, और एक मैंने ट्रायंगल बना दी, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होएगा। क्यों? क्योंकि देखो बेस तो दोनों का सेम है। ओके, और हाइट भी दोनों की सेम है, ट्रायंगल की हाइट भी उतनी ही है, पैरेललोग्राम की हाइट भी उतनी है। लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल के एरिया में जो हाफ आता है, इस कारण पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में इसका एरिया हाफ होएगा। तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में विद सेम बेस अगर आप ट्रायंगल्स खींचोगे तो उनका एरिया बराबर, अगर पैरेललोग्राम बनाओगे तो एरिया बराबर, अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल बनाओगे तो पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल के कंपैरिजन में डबल, या फिर ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ। ये चीज़ आपको पता, ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी बात है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक आधे क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल आस्क्ड। ये जो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो पूछा ही आपने बताना है। देखो ट्रायंगल ABE इज टू ADE, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं। चलो एक तो मैं एक तरीके से बताता हूं पहले। पूरे पैरेललोग्राम ABCD, मुझे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताना है? तो क्या होता है, जनरली बार बार चीज़ें हाफ हो रही होती हैं। तो पूरे पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया है, मैंने 16 यूनिट मान लिया, मैंने जानबूझ के मान लिया। एटलीस्ट ये 4 बार हाफ हो सकता है, 2 की पावर 4 है, मेरा दिल करता था मैं 32 मान लेता, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 16 यूनिट मान लिया। ओके सर, अब देखो पूरे पैरेललोग्राम ABCD के कंपैरिजन में ट्रायंगल ABE का एरिया क्या होएगा? हाफ होएगा, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। चाहे आप ये यहाँ पर बना लेते, चाहे आप ये यहाँ पर बना लेते, यही मैंने बताया। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक पैरेललोग्राम बना रखा, उसी बेस पर एक ट्रायंगल बना रखे, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होएगा। आप बोलेंगे जी हाँ सर हाफ होएगा। ओके, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 16 यूनिट है तो ABE का 8 यूनिट होएगा। ओके, अब मैं ADE का देख रहा हूँ, ADE का कितना होएगा। अब अगर मैं ये डायगोनल खींच दूं तो पैरेललोग्राम के अंदर ये जो डायगोनल है, ये एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। आप बोलोगे जी हाँ सर 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो इस डायगोनल के ऊपर कितना एरिया होएगा? 8, इसके नीचे 8, क्योंकि टोटल मैं 16 मान के बैठा हूँ। ठीक है, अब ट्रायंगल ACD के अंदर ये जो लाइन है AE, ये मीडियन है, ये एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। अगर इस डायगोनल के ऊपर 8 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होएगा और इधर ये 4 यूनिट होएगा। तो ADE का एरिया 4 यूनिट है, तो आंसर विल बी 2:1। एक ये तरीका है, क्लियर डन। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो हम सिर्फ कंपेयर करेंगे बेस और हाइट। पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में, पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में ट्रायंगल ABE का एरिया वैसे तो हाफ होएगा ही होएगा। आप बोलोगे सर क्यों? अगर बेस सेम और हाइट सेम हुई तो भी एरिया हाफ होएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है वो पैरेललोग्राम है, पूरा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट सेम हुए तो भी हाफ होएगा। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल का एरिया कितना होएगा, हाफ तो होएगा ही होएगा। उसके बाद मैं बेस और हाइट को देख रहा हूं, तो बेस सेम है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का, हाइट सेम है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हाफ होएगा। अब ट्रायंगल ADE में आते हैं, ट्रायंगल का एरिया हाफ तो होता ही होता है, उसके बाद बेस और हाइट कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो ADE में देखो, अगर मैं इस लाइन को बेस मान लूं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर मैं इस लाइन को बेस मान लूं, या फिर इसे भी छोड़ो, अच्छे से समझ पाओगे, अगर मैं इस लाइन को बेस मान लूं तो पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल का बेस कितना? आप बोलोगे सर हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट है, DE = EC, तो हाफ तो वैसे ही एरिया होना था,
हाफ और होएगा, क्यों? क्योंकि बेस हाफ है। और हाइट, सर हाइट तो पूरी पूरी है पैरेललोग्राम जितनी, तो हाइट के लिए इंटू 1 कर लो या कुछ मत लिखो। अगर हाइट भी हाफ ली होती तो हम यहां पर भी हाफ कर देते। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक हाफ से एक हाफ कट जाएगा, उत्तर विल बी 2/1। ठीक, क्लियर है मेरे भाई? अगली फिगर पर चलें। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, तो इसका एरिया होएगा जी 1/4 पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में। कैसे? देखो डायरेक्टली दिख रहा है। अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर लूँ तो डायगोनल एरिया को आधा आधा कर देगा, और इस डायगोनल के बाद भी यहाँ पर एक मीडियन खींची गई है जो एरिया को आधा आधा कर देगी। आधे का भी आधा, तो इट इज़ 1/4। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो जस्ट हाफ होएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल है और दूसरा पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4/1/2, तो 1/2। मैं उत्तर निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको ये समझ देने में, थोड़ा सा आपकी समझ को इम्प्रूव करने में। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ट्रायंगल ए बी एफ का एरिया निकालना चाह रहे हो पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में, तो एक तो पहले ही हाफ कर दो। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल है। अब पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में इसका बेस कितना? आप बोलोगे सर बेस तो सेम है, तो ठीक है, बेस के कारण कोई चेंज नहीं आया। हाइट कितनी है? हाइट हाफ है। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा सर ये हाइट थोड़ी है, पूरे पैरेललोग्राम की हाइट ऐसे होती है और इसकी हाइट ऐसे है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर आपके सामने ऐसे पैरेललोग्राम है, ठीक है, और मान लो ऐसे 1:2 रेशियो भी होएगा मान लो, तो पूरा पैरेललोग्राम है ABCD और ये है P, तो ट्रायंगल PAB यहां पर इसका बेस कितना है? ट्रायंगल PAB की एरिया कितना होएगा पूरे उसके कंपैरिजन में, बटे में ABCD। तो मेरे भाई हाफ तो इसका होएगा ही होएगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। बेस इसका कितना है? सर बेस सेम है, तो ठीक है। हाइट कितनी है? पूरी 3 में से इसकी हाइट है 1 यूनिट, तो 1/3। तो यहां पर अगर आप इसकी साइड में भी कुछ हिस्सा लोगे, इसकी साइड भी अगर मतलब अगर आपने 1/3 लिया है यहाँ पर हिस्सा, तो इसकी हाइट भी 1/3 होगी। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचकर। कैसे? ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हो गए। जी हाँ, तो 1:2, यहाँ पर भी 1:2, 1:2 ऐसे आ जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है, प्रूव तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये आपने याद रखना है। क्लियर है? तो यहीं पर अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, और ऐसे अब की बार हमारे पास ट्रायंगल है PAQ, यहाँ पर रेशियो है 1:4, यहाँ पर रेशियो है 3:2। तो इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ ABCD के कंपैरिजन में, तो मैं क्या लिखूंगा कि हाफ तो होगा ही होगा क्योंकि ये ट्रायंगल है। अब उसके बाद बेस कितना है इसके पास? इसके पास बेस है 3/5, 5 में से 3, और हाइट कितनी है? हाइट है 4/5, पूरी 5 हाइट में से 4, तो इसका एरिया इतना हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 6/25 पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन। ठीक, इस रिजल्ट को हम कई तरीके से अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। यहाँ पर ये बेस का जितना हिस्सा मारेगी उतना ही इसके हिस्से में बेस है, इस लाइन का जितना हिस्सा मारेगी उतना ही इसके हिस्से में हाइट है। ठीक है जी, इसको साइन रूल से भी मैं कर सकता हूँ, जरूरत आने पर आगे साइन रूल भी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब तक के लिए इतना समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। अब ट्रायंगल AEC का एरिया देखो, AEC, तो ट्रायंगल AEC का रेशियो हमसे पूछ रखा है EBF के कंपैरिजन में, तो इसको कई तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बेस और हाइट की अंडरस्टैंडिंग से ही बताऊंगा। यहाँ पर आप डायगोनल वाले हिसाब से भी कर सकते हो कि डायगोनल खींचा गया है, तो यहाँ पर ये मीडियन है, इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट है, ये मीडियन है, इसका और इसका बराबर है, तो ये हाफ हो गया, तो 2:1 रेशियो हो गया। लेकिन मैं दूसरे तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, तो ट्रायंगल AEC ने बेस कितना यूज़ किया? बेस पूरे पैरेललोग्राम का आधा यूज़ किया। ठीक है, ट्रायंगल EBF ने बेस कितना यूज़ किया?
पूरे पैरेललोग्राम का आधा यूज़ किया, तो इन्होंने बेस तो सेम ही यूज़ किया, इसका जितना बेस है उतना ही इसका बेस है, ठीक है। इसने हाइट पूरे पैरेललोग्राम की यूज़ कर ली, इसने हाइट आधी यूज़ की, इसने हाइट आधी यूज़ की, तो बेस दोनों का सेम है लेकिन इसकी हाइट हाफ है। तो अब की बार एरिया हाइट पर डिपेंड कर गया, बेस तो सेम है, जिसकी हाइट डबल उसका एरिया डबल, तो ऊपर वाले का एरिया 2 तो इसका एरिया 1 यूनिट। क्लियर है मेरे भाई? ये काम आप यहां पर भी कर सकते थे, एग्जैक्टली सेम काम आप यहां पर भी कर सकते थे कि हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी एफ को और ए बी ई को, दोनों का बेस सेम है। जी हाँ सर, दोनों का बेस तो सेम है ए बी, तो ट्रायंगल ए बी ई की जस्ट हाइट डबल है, उसने हाइट पूरे पैरेललोग्राम की यूज़ कर ली, इसने आधे पैरेललोग्राम की यूज़ कर ली। इसको एक और अंडरस्टैंडिंग से बताऊं, अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच दूँ तो ये तो आधा पैरेललोग्राम हो गया ना, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो इसने हाइट आधे पैरेललोग्राम की यूज़ कर ली, इसने पूरे की यूज़ कर ली, तो जिसने कम हाइट करी उसका एरिया कम हो जाएगा, तो ए बी ई का एरिया विल बी 2, ए बी एफ का एरिया विल बी 1। ठीक, समझ में आ रही है बात? इज द बात कमिंग टू समझ? नेक्स्ट ये बताओ, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आस्क्ड। ओके, पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हमने बताना है, इनका रेशियो बताना है, ठीक है। देखो तो भाई ये अगर 2 है तो ये 3 यूनिट है, पूरे पैरेललोग्राम की साइड कितने यूनिट है? 3 और 2 5, तो ये पूरा कितना है? ये है 5 यूनिट, ठीक है। तो हमें 1 2 3, ये एरियाज के रेशियो नहीं है, ये एरिया नहीं है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स 1 2 3, ये ट्रायंगल हैं, इनके एरियाज के रेशियो हमने बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल 1 2 और 3 इन सब की हाइट कितनी है? हाइट तो सेम है, हाइट तो सर पूरी पूरी यूज कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, इसने पूरी, अगर इसको मैं बेस मानूं तो हाइट तो पूरी है, ये भी पूरी है, ये पूरी है, तो एरिया किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ बेस पर। इसका बेस अगर 2 यूनिट है तो इसका 3 यूनिट है, इसका 5 यूनिट है, तो बस एरिया का वही रेशियो होएगा, इसका एरिया होएगा 2 यूनिट, और ट्रायंगल नंबर 2 इसका एरिया होएगा 3 यूनिट और इसका एरिया होएगा 5 यूनिट। अगर आप रेशियो पूछोगे तो डायरेक्टली बता पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, ए ई सी का एरिया ए बी सी डी के कंपैरिजन में, ठीक है जी। तो ए ई सी ने, देखो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में, तो ट्रायंगल का एरिया तो वैसे भी हाफ होना है, इसके फॉर्मूला में हाफ आता है, उसके फॉर्मूला में नहीं आता, हाफ इनटू, अब हम बेस को कंपेयर करेंगे, इसका बेस कितना है? इसका बेस है 1/6, उसका बेस अगर 6 है तो इसका 1 है, तो ये लो भाई बेस को कंपेयर कर लिया हमने, ये फॉर्मूला के कारण, ये बेस के कारण, हाइट दोनों की पूरी पूरी है, तो आ गया 1/12। इसको और कई तरीके से कर सकते हैं डेफिनेटली, हम यहाँ पर ये वाली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ पूरे ए बी सी डी के कंपैरिजन में, तो ये ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया वैसे भी हाफ होएगा, बेस और हाइट सेम हुए तो फॉर्मूला के कारण, ठीक है। आगे, इसका बेस कितना है? इसने बेस लिया है 7 यूनिट में से 3, 3/7, तो इसके कारण इसका एरिया 3/7, और इसने पूरी हाइट में से आधी हाइट यूज करी है, इस ट्रायंगल ने आधी हाइट यूज करी है, दैट विल बी 1/2। फिर से एक बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा पैरेललोग्राम की टेढ़ी वाली हाइट है, हाइट ऐसे सीधी होती है, मुझे ही पता है, थोड़ी देर पहले प्रूव करके बताया है। इस साइड का जितना फ्रैक्शन भी ये ट्रायंगल यूज करेगी, इसकी हाइट भी उतनी ही हो जाएगी पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में, ठीक है। बस ये याद रखना है हमने, क्लियर है? तो यहां पर जो भी होएगा आप निकाल ही लोगे, 3/28। तो अब हम कुछ आसान प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको HW में मैं दे दूंगा, बहुत ही जैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करो खुद, एनोटेशन में देखना नहीं हो तो, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं निकला तो हिंट दे रहा हूँ, नहीं तो पॉज करके कर लो, फिर हिंट सुनोगे। 3 4 5 रेशियो में है, तो भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 3x 4x 5x मान लो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो यहाँ से क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं फिर हम। ठीक, देखो, इन a triangular field having sides 30 meter, 72 meter and 78 meter, the length of the altitude to the side measuring 72 meter is what? ठीक है,
तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज़ स्ट्राइक हो जानी चाहिए इस 78 को देखकर। 78 13 के पहाड़े में आता है, ठीक है। और 13 जो है वो क्या है, वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हाइपोटेन्यूस है। 13 का 6 गुना, ये देखो ये है 5 का 6 गुना, ये है 12 का 6 गुना, 5 12 13। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूस है 78, ये हो गया 30, ये हो गया 72। अब ये क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड टू द साइड 72। 72 के ऊपर जो एल्टीट्यूड है, तो 72 के ऊपर ये जो एल्टीट्यूड होगी यहाँ से, वो तो ये साइड के बराबर ही होगी 30। तो आंसर इस ऑप्शन है 30। क्लियर है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। सर अगर हमें यहाँ पर ना दिखे पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ऐसे मानोगे इस ट्रायंगल को, कैसे मानोगे, फिर मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, ना भी दिखे तो फिर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल तो मानोगे नहीं, एक नॉर्मल सी ट्रायंगल ऐसे मानोगे। उसने आपको बोल रखा है कि 72 मीटर के ऊपर जो एल्टीट्यूड है वो बताओ, तो 72 को मैं इधर लिखूंगा और 72 के ऊपर मैं एल्टीट्यूड बनाऊंगा। तो अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला से, बिकॉज मेरे पास तीनों साइड्स हैं, ठीक है, और दूसरा मैं निकाल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी इसे निकालने चलोगे तो मेरे भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको काट देने चाहिए कॉमन मल्टीपल से। 6 5 6 13 6 12, आपको उसके बाद दिख जाएगा 5 12 13, फिर भी ना दिखे बिल्कुल ही सुरदास हो तो कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने साइड्स को 6 से काट दिया, तो जो वन डायमेंशनल चीज़ें थी मैंने उनको 6 से काट दिया। तो बाद में उत्तर को आप 6 से गुणा नहीं करोगे, उत्तर में है एरिया 2 डायमेंशन में, उसमें आप 36 से गुणा करोगे। तो यहां पर मैं एरिया निकालूंगा 5 12 13 को लेकर, उसको मैं 36 से गुणा करूंगा, फिर उसको मैं इक्वेट करूंगा हाफ इंटू बेस 72 और इसके ऊपर वाली हाइट। आपको ये निकालना है, ये आपके पास हो ही जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला का यहां पर यूज करेंगे, तीनों साइडों की लंबाइयां गिवन है, ठीक। नेक्स्ट ये बताओ, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। आपका दिमाग थोड़ा धीरे धीरे गर्म करेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। पहले प्यारे प्यारे इक्वेशन, फिर बढ़िया बढ़िया इक्वेशन करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लार्जेस्ट साइड मेजर्स 13 सेंटीमीटर। अगर बड़ी साइड की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो ये आए हुए इक्वेशन है कई, ठीक है, कई आए हुए इक्वेशन हैं जिनके अंदर वो क्या यूज कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बड़ी साइड उसने 13 बताई, तो आपको 5 12 13 स्ट्राइक हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि ये 5 12 13 वाली ट्रायंगल होगी, जरूरी नहीं है, मैं जस्ट वेरीफाई करूंगा। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो गया 30। इसका पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर है 5 + 12 + 13, कितना हो गया 30। यही उसने बताया है। तो क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स को बार बार यूज करता है, तो हमें आपको अवेयर रहना चाहिए। कभी अगर आपको ऐसी चीज दिख जाए, हाइपोटेन्यूज 41 दिख जाए, तो चेक कर लेना 9 40 41 का, हाइपोटेन्यूज 37 दिख जाए और ऐसे उसने बता रखा है, ठीक है, बिकॉज आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो दैट इज 5, ऑप्शन है। अगर हमें ये ना दिखे तो देखो, अगर आपको ये ना दिखे, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, कैसे, and its area is 30 centimeter, okay, if the largest side is 13, अगर बड़ी साइड 13 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 17। तीनों साइड की लंबाई है 30, तो 30 - 13 17, तो इसको मैं मान लेता हूँ x, ये हो जाएगा 17 - x, ठीक है जी। और उसने क्या बताया है कि पेरीमीटर हमने यूज़ कर लिया, इसका एरिया जो है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। अगर इसका एरिया 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करूँगा, S = 30/2, पेरीमीटर 30 है 15, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करूँगा, S × S - A यानी कि 2 × S - 30 यानी कि 15 - x, आगे S - 30, तो S - 30 करोगे तो दैट विल बी x - 2, 15 - 30 करोगे तो दैट इज इक्वल टू एरिया जो कि है 30। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, 30, उसके बाद x - 2 15 - x। अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ दूं,
देखो क्या होता है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है ये। कभी कभी इनका सम कांस्टेंट होता है, कभी कभी इनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है, कभी कभी आपको ऐसे मिलता है x-2 x-3 इज इक्वल टू समथिंग, इन दोनों में एक का फर्क है। तो आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल करना आना चाहिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये x है, ये माइनस एक्स कट जाएगा, 15 में से दोगे 13, तो इन दोनों नंबर का सम 13 है, प्रोडक्ट 30 है। तो 30 को ऐसे दो नंबर में तोड़ सकते हो जिनका सम 13। आप बोलोगे जी हाँ सर, खुशी खुशी बोलोगे आप, 10 और 3, तो इनमें से एक 3 है, एक 10 है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 मानूंगा तो x की वैल्यू 5। अब देखो 15 माइनस 5 10, बन गई बात। एक में एक बार एक को 3 मान कर देख लेना, दूसरा 10 आए तो ठीक है, नहीं तो वैल्यूज पलट देना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5, खत्म बात। ये है 5, 17 माइनस 5 12, ये है 13, स्मॉलेस्ट साइड पूछिए दैट इज 5, ठीक है, क्लियर है। आगे से ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे, करो फिर। तुम हल्के में ले रहे थे, ऐसे ही हाँ भर दूंगा। तो भाई बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर उसने क्या बताया है, पेरीमीटर, ये आए हुए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और जब आपको ये स्लाइड मिलेगी तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी नहीं होएगा कि कौन से साल में आया था। कई क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनमें नहीं लिखा हुआ नीचे, ठीक है। तो ये मत सोचना जहाँ पर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ ये कहीं नहीं आया हुआ, नहीं। पहले मैं नहीं लिखता था, अपने लिए भी नहीं लिखता था कि ये कभी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक आधी स्लाइड पर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर उसने बताया पेरीमीटर 40, एरिया 60, बड़ी से बड़ी साइड की लंबाई है 17, तो 8 15 17 आपको याद आया। ऐसे मैं जानबूझकर अगर ये क्वेश्चन बनाऊं और आपको कराऊं फिर क्या ही फायदा है, जानबूझ के राइट एंगल ट्रायंगल पे वो ऐसे पूछ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन आपको करवाने जरूरी है कि आप उसको पकड़ पाओ, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो एरिया है 15 8 120 का 10 60, जी हाँ, और पेरीमीटर कितना है 15 और 8 23 और 17 40, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज 8, खत्म। नेक्स्ट ये देखो, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन। In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, and AD is perpendicular to BC, AD जो है that is perpendicular to BC। अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर आप एल्टीट्यूड खींचोगे तो वो मीडियन भी होएगी, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, we know that, okay। अगर AD की लंबाई 6 है और पेरीमीटर है 36, तो पेरीमीटर 36 है, पेरीमीटर बना है देखो AB और AC प्लस BD प्लस CD। तो पूरे पेरीमीटर को अगर मैं हाफ करूं तो देखो AC के बराबर AB है और BD के बराबर CD है, तो AB प्लस BD ये पेरीमीटर का हाफ है, AC प्लस CD ये पेरीमीटर का हाफ है, पेरीमीटर 36। तो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है जी 18। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको प्लेन ज्योमेट्री में भी करवाया था मैंने, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम 18 है तो सोचो जरा क्या कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज किया है। कहीं 3 4 5 वाला, सबसे पहले तो हम बेसिक वाला ही चेक करेंगे। 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, 4 का डबल, 4 और 5 का सम क्या होता है, 4 और 5 का सम 9, 9 का डबल 18, तो यही है 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन CHSL के अंदर, तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे यूज करने आने चाहिए। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, इसको A मानना पड़ेगा, इसको 18 माइनस A मानना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तब जाकर A की वैल्यू आएगी, ठीक है। अदरवाइज हमें सीधा मिल गया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का एरिया होगा। अब BD 8 है, DC 8 है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, हाफ इंटू 8 और 8 16 इंटू हाइट 6, लेकिन कर सकते हो आप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कि बेस को हाफ किया और फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेस का हाफ तो अपने पास ऑलरेडी है ना, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, खत्म बात। कई बार हमारे सामने सिचुएशन आती है कि बेस ऑलरेडी हाफ हुआ पड़ा है, तो बस उसी को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 6 48। क्लियर है, ये बताओ। इन ट्रायंगल ABC AB is equal to 12, angle ABC is 30, एंगल ACB is 45, ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ पर हो गया भाई 75, तो ये हो गया 105। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकालोगे, देखो
आपको इसके सामने वाली साइड पता है तो आप इसके सामने वाली साइड निकाल सकते हो। साइन 45 और साइन 30 का जो रेशियो होगा वही इस साइड का और इस साइड का रेशियो होगा, हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपने क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपने कोशिश करनी है कि आप क्या करो, एल्टीट्यूड ड्रॉप करो, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस हैं उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ये 90 है, ये 30 है, बिकॉज देखो यहाँ पर उसने ऐसे एंगल दे रखे हैं जो आप यूज करते हो, तो या तो 30 60 90 की ट्रायंगल बन जाएगी या 45 45 90 की ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 30 है, तो इसको मजबूरन 60 बनना पड़ेगा ना। 90 है 30 है तो यहाँ पर 60 हो गया, जी हाँ। अब 105 में से 60 गए, ये 45 45 45 90, ऐसा करना हमारे लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज हम साइन रूल भी यूज कर सकते थे, ठीक। देखो अब अगर 90 के सामने 12 हैं तो 30 के सामने क्या होगा, 6 होएगा, और 60 के सामने क्या होगा, 6√3 होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 45 के सामने 6 है तो 45 के सामने 6 होएगा, तो निकाल दो एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो ये इंटू हाइट जो कि है 6, 6 6 के 36/2, 18 इंटू √3 + 1, ऑप्शन है। क्लियर? ये देखो आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, नासाज वर्ड यूज करके तबीयत को बताएं तो अच्छी लगती है ना। उर्दू के कई वर्ड काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, तो इसीलिए हो सकता है थोड़ी सी ऐसी क्लास प्लेन चल रही हो, बट ठीक है, हमें काम तो अपना करना ही है, आगे बढ़ना तो है ही, एग्ज़ाम के लिए सिलेबस तो करना ही है, तो आप पढ़ते रहो। और अच्छी लग रही है कि नहीं ये भी टेलीग्राम चैनल में आपने बताना है अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक। 2 sides of a plot measuring 32 and 24 meter and the angle between them is a perfect right angle. The other 2 sides measure, ठीक है, 2 साइड उसने बता दी, एक है जी 32, एक है 24, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसके अलावा उसने 2 साइड बता दी, ये 25 25 की हैं, इनके बीच में जो एंगल है वो उसने क्या बताया है, नॉट राइट एंगल, देन द एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू व्हाट। तो बताओ क्या करोगे। यहाँ से अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूं तो ये क्या है, ये है 3 का 4 का 8 गुना, ये है 3 का 8 गुना, तो ये होगा 5 का 8 गुना 40, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये बन गई एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, तो ये 25, तो ये है 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, 3 का 5 गुना 15। तो अब आप निकाल ही सकते हो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ट्रायंगल ABD प्लस BDC। तो ट्रायंगल ABD का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू उस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, वैसे बेस ऑलरेडी हाफ था, 40 इंटू 15, ठीक है। अभी इसको कर देते हैं जी, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38 और 15 दूनी 30, 300 + 384, दैट इज 684, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ। The area of a field in the shape of a triangle with each side x meter is equal to area of another triangle field having side 50 70 80, then value of x is closest to। देखो ये बोल रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड x है, एक दूसरी ट्रायंगल है जिसकी ये वाली साइड है, दोनों का एरिया जो है वो बराबर है। तो बताओ x की वैल्यू क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो x है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4x², और इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो एरिया इक्वेट करेंगे। तो जब भी ऐसा केस हो क्या करो, आप 10 को कॉमन ले लो, 5 7 8 की जिस भी चीज को आप कॉमन ले सकते हो उसे कॉमन ले लो, 5 7 8 की वैल्यू से डील करो। उसके बाद एरिया को 10 गुना करने के बजाय 100 गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने साइड्स जो हैं वो 1 डायमेंशन में होती है, उनसे 10 लिया है। अब 2 डायमेंशनल चीज एरिया को तो 2 बार 10 देना पड़ेगा, उसको 100 गुना करना पड़ेगा। साइड्स को हाफ करोगे तो एरिया को 4 गुना करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो मैं 5 7 8 से डील कर रहा हूँ,
तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 7 और 5 12 और 8 20/2 दैट इज 10। तो अंडर रूट एस यानी कि 10, 10 - 5, 10 - 7, 10 - 8 गुणा में ये एरिया मैंने निकाल दिया 10 काटने के बाद, गुणा में 100 कर दिया मैंने। समझ में आ गई 100 क्यों किया, क्योंकि मैंने 10 काटा था। एरिया एक्चुअल में इतना नहीं होएगा, इसका 100 गुना होएगा। कई बच्चे इसका 10 गुना कर देते हैं, नहीं, आप जितना काटोगे उसका स्क्वायर गुना करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसको करते हैं कंपेयर। तो ये 5 है, ये 2 10 बन गया, एक 10 बन गया, तो एक 10 तो यहाँ से बाहर आ गया और 100 यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा है। यहाँ पर हो गया √3 और यहाँ पर क्या है भैया, √3/4 x²। ठीक है, √3 से √3 गया, 4 उधर जाएगा, x² = 4 1 2 3। अच्छा, √4000 हो गया, इसीलिए पॉइंट्स में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x विल बी इक्वल टू √40 × 10। ये जो 2 हैं इनसे तो एक 10 आ ही जाएगा, इस √40 का निकालना है। √40 में भी आप क्या कर सकते हो, आप 4 तो निकाल ही सकते हो, यहाँ से आप 4 तो निकाल ही सकते हो, जिसका 2 बनेगा और इसका एक 10 बनेगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, √10। √10 का भी निकाल देते हैं, क्या ही दिक्कत है, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप भी निकालो, मैं भी निकालूंगा, देखते हैं कौन पहले निकालेगा। ये वही 3 थी, ये 9, 1 यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 3 का डबल कर दिया, 61, एक कम 61, दूने पर ये जा ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर बच जाएगा 39। तो यहाँ 1 था, अब 1 का डबल करेंगे, लास्ट वाले का डबल करते हैं जितने पर गया था 2। अब यहाँ पर बचेंगे 2 0, तो 6 6 36 पर जाएगा, 6 7 जाएगा नहीं, 3.16 होएगा। तो 3.16 × 20, तो 2 से गुणा करो इसको, 632। अब 2 के बाद पॉइंट था, मैं 1 के बाद पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर 0 थी, 63.2। तो दैट इज ऑप्शन बी। क्या ये आया हुआ है, आया हुआ है, CGL के अंदर आया हुआ है, Tier 1 में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट in the given figure ABCD and BEFG are squares of side 8 and 6 cm respectively. What is the area of the shaded region? shaded region का एरिया। ठीक है भैया, कई तरीकों से इसे निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा 8 है, ये 6 है, तो ये 2 हो जाएगा। ओके, तो मुझे इसका निकालना है, इस शेडेड रीजन का एरिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं DF को मिला दूंगा, और आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये दोनों फिगर सिमेट्रिकल होंगी। ये एक स्क्वायर है, उसके अंदर अगर एक रेक्टेंगल डाली होती तो अलग बात थी, फिर हम देखते क्या मामला है। एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर डाल रखा है, तो ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है और जो ट्रायंगल नंबर 2 है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगी, दोनों एक दूसरे के जैसी होंगी। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस से, अदरवाइज प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 6 है तो FG ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज ये 6 है तो ये 2 हो गया। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 6, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 2, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 × 6 × 2, और ऐसी ऐसी 2 ट्रायंगल हैं तो इंटू भी 2, तो 2 से 2 गया 12। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट ये बताओ, इन द गिवन ट्रायंगल ABC CD BF and AE are the altitudes. If the ratio of CD AE and BF, then the ratio of these is equal to what? ठीक है जी, तो एक सिंपल सी बात है, सुनो जरा ध्यान से। इस ट्रायंगल का जो एरिया है, या फिर मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बताता हूं, इसने आपको तीनों एल्टीट्यूड बताई हैं, CD AE BF। ओके जी, तीनों एल्टीट्यूड्स की लंबाइयों का रेशियो बताया है। ओके, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना, उनकी लंबाइयों का रेशियो क्या होगा पता है, उसने आपसे पूछा है AB रेशियो BC रेशियो CA। तो AB के ऊपर कौन सी एल्टीट्यूड है, AB के ऊपर बताओ जरा, AB के ऊपर कौन सी एल्टीट्यूड है, यह है CD। तो CD क्या है 2, तो आप कर दो 1/2 रेशियो। BC के ऊपर कौन सी एल्टीट्यूड है, BC के ऊपर एल्टीट्यूड है भैया AE। AE को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, 1/3। ठीक है,
सी ए के ऊपर कौन सी एल्टीट्यूड है, जो भी बच गई वही है फिर 4, तो 1/4। अब आप क्या करोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम सीखते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4, 3 और 2 इन सब से डिवाइड होता हो, यानी कि इनका एलसीएम दैट इज 12। यहाँ पर हो जाएगा 2 छिक्के 3 चौके 4 तिये 6:4:3, दैट इज ऑप्शन डी। ऐसे क्यों किया अभी बताऊंगा, टेंशन मतलब, कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं है, ये बात आप समझ गए। अगर एल्टीट्यूड्स की लंबाई का रेशियो दे रखा है तो उस एल्टीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, उन साइड्स की लंबाइयों का रेशियो होगा उनका इनवर्स, वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, उनका उल्टा होएगा, उनके उल्टों के रेशियो के बराबर होएगा। उल्टा तो कई बच्चे 2 3 4 को 4 3 2 कर देंगे, ऐसे नहीं करना, उसके रेसिप्रोकल्स के रेशियो के बराबर होएगा। अगर साइड्स का रेशियो दे रखा है तो उनकी एल्टीट्यूड्स का, अगर मैंने आपको साइड्स का रेशियो दे दिया 6 4 3, तो इनकी एल्टीट्यूड्स का रेशियो निकालोगे तो 1/6 1/4 1/3 करोगे तो यही आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, अभी ऐसा होता क्यों है, बिल्कुल अब बिकॉज ये जो चीज़ है, अब जो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये यूजफुल होएगी आपके लिए, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा। अभी मैं उन चीज़ों को प्रूव करके दिखाऊंगा जो यूजफुल होंगी, ठीक है, और आपको याद रखने में मदद करेंगी, मतलब कोई भी एक क्राइटेरिया में जो सक्सेसफुल हो जाएंगी। देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है ए बी। अगर मैं ए बी को बेस मान लूं तो हाइट हो जाएगी सी डी, मानते हो कि नहीं। अगर मैं बी सी को बेस मान लूं तो हाइट हो जाएगी ए ई, ओके जी। अगर मैं ए सी को बेस मान लूं तो हाइट हो जाएगी बी एफ, ओके। अब यहां पर हाफ तो कट ही जाएगा, अब मैं एरिया को हटा दूँ तो हाफ तो कट ही जाएगा, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड और उसकी एल्टीट्यूड, उनका प्रोडक्ट सेम होता है। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड और एल्टीट्यूड ये प्रोडक्ट के ऊपर ही एरिया बेस्ड होता है, वहीं से एरिया निकलता है, और एक ही ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही होएगा, कैसे भी निकाल लो, तो साइड और एल्टीट्यूड का प्रोडक्ट सेम होता है। तो यहाँ से भी आपको अंदाजा आ रहा होगा, अच्छा इनका प्रोडक्ट सेम है इसलिए इनवर्स रेशियो होता है। लेकिन ठीक है, इसको मैं बोल दूं इज इक्वल टू के, ओके। ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू के, बी सी इंटू ए ई इज इक्वल टू के, ए सी इंटू बी एफ इज इक्वल टू के, ओके। तो ए बी इज इक्वल टू के बटे सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू के बटे ए ई एंड ए सी इज इक्वल टू के बटे बी एफ। तो अब आपको पता चला कि ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी इज इक्वल टू के बटे सी डी, यानी कि 1/CD रेशियो 1/AE रेशियो 1/BF। तो अगर आपको सारी साइड्स का रेशियो दे रखा है और आपको एल्टीट्यूड्स का रेशियो निकालना है तो रेसिप्रोकल्स का रेशियो निकाल लो, उसके बाद एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार ऐसे भी बोल दिया होता है आपको कि भैया अब 4 तिये 12 यहाँ पर लिख दो, ऐसे बोल देते हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, बुक्स के अंदर उससे भी डरना नहीं है, आपको शॉर्टकट दे दिए जाते हैं और आप ऊपर से इंप्रेस भी हो जाते हो। मैं इन सबको 12 गुणा कर रहा हूँ, क्या मैं इनको 4 तिये 12 दूनी 24 गुणा कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। अगर मैं 2 से इस 24 को काटूंगा तो ऊपर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इन सब का प्रोडक्ट ही है। आप बोलोगे जी हाँ सर, इन सब का प्रोडक्ट ही है, मैं इन सब के प्रोडक्ट से गुणा कर सकता हूँ ना, ताकि नीचे ये चीज़ें ना रहें। तो 2 से काटूंगा तो 3 और 4 बचेंगे 12, 3 से काटूंगा तो 2 और 4 बचेंगे 8, 4 से काटूंगा तो 2 और 3 बचेंगे 6। तो आपको ऐसे रटने के लिए बता दिया जाता है। फिर आप ये करना, 2 की सबसे पहले लिख देना 4 और 3 का प्रोडक्ट, फिर लिख देना 3 को छोड़कर इनका, फिर इसको छोड़कर इनका। वो क्या बकवास की बातें हैं, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। उसके बाद चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बट समझ में तो आना चाहिए ना ये कैसे आया, फिर वो याद नहीं रहेगा, कितनी चीज़ रटोगे आप। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मत रटना। अगर आपको कोई नया रिजल्ट भी मिले, मान लो मैं नहीं करा रहा, आपको वो रिजल्ट भी मिल गया, आपको वो रटना भी है, मान लो आपका दिल कर गया, तो एटलीस्ट ये तो निकाल लेना कि ये आया क्यों, और आया क्यों उसी से पता चल जाएगा कि रिलेवेंट है इरिलेवेंट है क्या है। अदरवाइज तो मिलेगा नहीं, रिलेवेंट चीज़ तो ऐसी मिलेगी ही नहीं, मिल ही नहीं सकती। इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई अच्छा घमंड से नहीं, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास कर, छोड़ ही नहीं रहा मैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई भाई। तो यहाँ पर आंसर इस ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये बताओ,
If altitudes of a triangle are 12 centimeter, 15 centimeter and 20 centimeter, then the area and perimeter of the triangle are. उसकी altitudes जो हैं वो बता दी है, एरिया क्या होएगा और पेरीमीटर क्या होएगा, बताओ। तो एल्टीट्यूड्स का क्या रेशियो है? एल्टीट्यूड्स का रेशियो है, वैसे रेशियो नहीं है, एक्चुअल वैल्यूज हैं, तो रेशियो भी यही है, किसी चीज़ से कट रहा है नहीं कट रहा। तो एल्टीट्यूड का अगर ये रेशियो है तो साइड्स का क्या रेशियो होगा? साइड्स का ये रेशियो होगा। क्लियर है? एल्टीट्यूड्स के रेसिप्रोकल का जो रेशियो होगा वो साइड्स का रेशियो होगा। तो उसने ट्रायंगल की एल्टीट्यूड्स बता दी, मैं उसकी साइड्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो किससे गुणा कर दूं भाई? 12, 15 और 20 के एलसीएम से 60 से गुणा कर दूं, ये साइड्स का रेशियो होगा। ओके, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60, तो साइड्स का रेशियो 3:4:5, इसीलिए उसने ये क्वेश्चन आपको दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक और बात मुझे बताओ, किसी भी ट्रायंगल में साइड और उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड बनी है उनका प्रोडक्ट सेम है, तो जो अगर साइड बड़ी होगी तो एल्टीट्यूड सेम होगी क्योंकि प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है, साइड छोटी होगी तो एल्टीट्यूड बड़ी हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है। तो क्या है, सबसे छोटी एल्टीट्यूड इसीलिए सबसे बड़ी साइड पर आती है। यही काम मीडियन के साथ है, उसमें एरिया नहीं होता मीडियन से, लेकिन अपोलोनियस थ्योरम एक लगता है, इस कारण ऐसा हो जाता है। तो सबसे बड़ी साइड के ऊपर बनी हुई एल्टीट्यूड सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी साइड के ऊपर बनी हुई मीडियन सबसे छोटी होगी। ठीक है, ओके। तो अब इसने क्या बोला है, देन द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आर। ओके, तो 3, 4, 5 आपको जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स का रेशियो मिल गया। आप बोलोगे जी हाँ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होएगी, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। ओके, तो अब आप देखो 3 के ऊपर जो एल्टीट्यूड बनी है, इस साइड के ऊपर जो एल्टीट्यूड बनी है वो साइड ही बनी है, इस साइड के ऊपर जो एल्टीट्यूड बनी है वो साइड ही है, और इस साइड के ऊपर जो एल्टीट्यूड बनी है वो साइड ही है। ठीक है, और ये जो 5 है ये सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड के ऊपर जो एल्टीट्यूड बनेगी वो सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटी एल्टीट्यूड को छोड़कर सबसे बड़ी साइड के ऊपर सबसे छोटी एल्टीट्यूड बनेगी, सबसे छोटी एल्टीट्यूड को छोड़कर बाकी की जो 2 एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल की साइड ही है। तो सबसे छोटी एल्टीट्यूड कौन सी है जी? ये है, तो इसको छोड़कर 15 और 20 ये ट्रायंगल की साइड ही है। तो 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20 वो ट्रायंगल की साइड ही है। तो 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना 25। अब बता दो, परिमाप बता दो, एरिया बता दो, कुछ भी बता दो। एरिया क्या होगा? 150। एक ही उत्तर हो गया फिर, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गया? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ना होती तो हम क्या करते हैं, देखते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना होती तो मान लो 5, 4, 3 हो गया, तो इसके ऊपर इनकी एल्टीट्यूड नहीं, फिर वो एरिया वगैरह कुछ देता, वो कुछ ना कुछ तो हमें वो देता। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसने डायरेक्टली हमें साइड्स दे दी। ये बात क्लियर है? आगे बढ़े, ये बताओ। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी। किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स जो हैं वो एपी में हैं। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, तो आपको एक चीज़ बताई थी, एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो एपी में होता है, एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स एपी में होंगी तो उसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मल्टीपल मिलेंगे, 3, 4, 5। 3 और 4 में 1 का फर्क, 4 और 5 में 1 का फर्क। तो 3, 4, 5 का कोई ना कोई मल्टीपल यूज हुआ है, वो बस बता नहीं रहा कौन सा मल्टीपल यूज हुआ है, तो वो हम निकाल लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5 की साइड सी एपी में हुई है। इट्स इन रेडियस इज दिस। अब वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, तो मैं एक बार उस इन्फॉर्मेशन को, उसने इन रेडियस दिया है तो मैं इसके लिए निकालूंगा, इसके लिए। तो इसके लिए इन रेडियस क्या होगा? इन रेडियस यानी कि इसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस। तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल में अंदर वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकालोगे आप? तो इन रेडियस होएगा p + b - h/2। याद आ गया? आपको करवाया है। 4 और 3 7 - 5 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इन रेडियस है मेरे भाई 1, और वो क्या बता रहा है? वो है √5। तो इसके कंपैरिजन में √5 गुना है चीज़ें, 1 डायमेंशनल चीज़ें। एरिया कितने गुना होगा? √5 का स्क्वायर। एरिया 5 गुना होगा। अगर वॉल्यूम की बात होती तो क्यूब टाइम्स गुना होता। तो 1 डायमेंशनल चीज़ें √5 गुना है, 2 डायमेंशनल चीज़ें यानी कि जो एरिया है वो 5 गुना होगा। उस ट्रायंगल का जिसकी वो बात कर रहा, मैं इसका निकाल लेता हूँ। इसका एरिया है 1/2 × 4 × 3, तो उसका एरिया होएगा 5 गुना। ठीक है भाई, 30 इज द आंसर। नेक्स्ट,
बताओ जल्दी। ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, टोटली रिलेवेंट है, इसलिए आपको करवा रहा हूँ। यूक्लिड हैज़ ए ट्रायंगल इन माइंड। यूक्लिड तो वैसे ही बदनाम है, बेचारा मर गया। इन लोगों ने क्वेश्चन पूछना है, यूक्लिड के सर पे ठेकरा फोड़ रहे हैं। इट्स लॉन्गेस्ट साइड हैज़ लेंथ 20, उसकी लंबी से लंबी साइड की लेंथ जो है वो 20 है। एंड अनदर ऑफ इट्स साइड हैज़ लेंथ 10, इसकी एक और साइड है उसकी लेंथ 10 है। ओके, इट्स एरिया इज 80, इसका एरिया 80 है। ओके, ये तीसरी साइड होएगी। व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी, तो अभी बता देते हैं। देखो, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये लो जी। तो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, ए डी, दैट इज इक्वल टू 80। तो 2 से ये जाएगा 10 पर, 10 8 है, ए डी इज इक्वल टू वट, ए डी इज 8। ओके, तो अब ट्रायंगल ए बी डी में देखो, 8 10 तो 6 8 10, तो ये हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और तीसरी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दो। यहाँ पर अगर मैं काट दूँ किससे, 2 से, 2 7, या फिर डायरेक्टली ही निकाल लेते हैं। अंडर रूट 14 का स्क्वायर 196, 8 का स्क्वायर 64, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 4 10 25, अंडर रूट 260। क्यों काटना पीटना है जब डायरेक्टली निकल रहा है तो। क्लियर है। नेक्स्ट ये बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 एंड 12 एंड हैज लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। मान लो एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड हैं 5 और 12। ओके, इसका लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया इस ट्रायंगल का कब होएगा, कैसे होएगा। 2 साइड 5 और 12 है, तीसरी साइड की क्या लेंथ रखूं कि लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया हो जाए। तो अगर मुझे 2 साइडों की लंबाई दे दी, मैंने मान लिया कि इनके बीच का एंगल है थीटा, बिकॉज एरिया निकालने का फॉर्मूला मेरे पास, अगर 2 साइड की लंबाई कोई दे दे तो हाफ ए भी साइन थीटा वाला ही है, तो मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा हाफ, हम ये मान लेते हैं कि किसी भी रैंडम ट्रायंगल के लिए प्रूव कर लेते हैं। मान लो कोई भी रैंडम ट्रायंगल है, आपको उसकी 2 साइडों की लंबाई दे दी और उनके बीच में थीटा दे दिया, तो हाफ ए बी साइन थीटा। ए और बी तो उसने दे दी, आप बोलोगे हाँ जी सर ए और बी तो उसने दे दी, तो अब ये थीटा को मैं क्या रखूं कि मैक्सिमम वैल्यू आए, एरिया हमें मैक्सिमम करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। ए और बी तो उसने दे दी यहां पर, तो थीटा की ऐसी क्या वैल्यू लें कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आए। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है 190 डिग्री पर। अगर आप इस थीटा को 90 डिग्री रख देंगे तो इसकी मैक्स वैल्यू आएगी जो कि 1 होएगी। तो जब ये थीटा 90 होएगा तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया होएगा जब ये साइड ऐसे सीधी खड़ी होएगी। मान लो ये ट्रायंगल ऐसे है, ये 5 है, ये 12 है, ठीक है। जब ये सीधी खड़ी होएगी तो मैक्सिमम एरिया होएगा। उसके बाद ये टेढ़ी होने लग जाएगी तो एरिया जो है वो कम होने लग जाएगा। देखो एरिया कम होने लग गया है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मैक्सिमम एरिया कब होएगा, इसका मैक्सिमम एरिया होएगा जब यहाँ पर 90 डिग्री हो, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है। वो बोल रहा है इस ट्रायंगल के इन रेडियस बता रहा था ना, अंदर वाले सर्कल का रेडियस बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, अंदर वाले सर्कल का एरिया बताओ। तो इसका रेडियस कितना होएगा भैया, इसका रेडियस होएगा 12 + 5 - 13/2 यानी कि 2। तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी ई एंड एफ डिवाइड्स। ओके, देखते हैं भाई, मजेदार क्वेश्चन हेड। हो सकता है आपको डिफिकल्ट भी लग जाए, बट इनसे डरना नहीं है। अगर डिफिकल्ट लगे तो भी आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। इसको छोड़कर इसके आगे आए हुए करवाऊंगा, ठीक है। डरना नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है बड़े। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी ई एंड एफ डिवाइड ए बी ए बी को डिवाइड कर रहे हैं 3:2, ऐसे लिखना है ए बी को 3:2, ए सी को 5:2, बी सी को 1:1।
इफ एरिया ऑफ ई एफ सी, अगर ई एफ सी का जो एरिया है ये है ई एफ सी, इसका एरिया 20 सेंटीमीटर है, तो आपने एरिया बताना है डी ई एफ का, डी ई एफ का, इसका डी ई एफ का, इसका एरिया बता दिया, इसका एरिया बताना है। सोचो एक बार। सोचो, फिर उसके बाद मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद फिर से सोचेंगे। तो चलिए जी कंसेप्ट बताते हैं। देखो, मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, यहां पर एक पॉइंट है डी, बी डी की लंबाई 5 है, डी ए की लंबाई 7 है। एग्जैक्ट लंबाई नहीं है, सिर्फ रेशियो है, ठीक है। बी ई की लंबाई 3 है, ई सी की लंबाई जो है वो 2 है, एग्जैक्ट लंबाई नहीं है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऐसे कोना काट दोगे, ऐसे कोना, ये वाला कोना आपने काट दिया और आपने ऐसे रेशियो बता दिया कि 1:2, 2:3, तो इसका एरिया हम बता सकते हैं पूरे ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना है। और इसका एरिया बता दिया तो इसका भी बता देंगे। कैसे बता सकते हैं हम? ऐसे बता सकते हैं, मान लो ये वाला एंगल है थीटा, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया, दैट विल बी हाफ पूरी ट्रायंगल की ये वाली साइड। अब आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ रेशियो था। जी हाँ, डेफिनेटली पूरा रेशियो था ये। तो ये रेशियो है तो मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया नहीं बता सकता, डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रायंगल बीईडी एरिया का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब तक बंदा एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा तब तक हम कैसे निकालेंगे रे एग्जैक्ट एरिया? देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज हाफ ए बी, तो यहां पर ए कितना है? दैट इज 7 और 5 12, बी कितना है? 3 और 2 5 साइन थीटा। अब एक और बात, यहां पर भी आपको एक डाउट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, उस डाउट को भी खत्म करता हूं। ये रेशियो है, ये रेशियो है, हो सकता है यहां पर 5a और 7a हो, यहां पर 3b और 2b हो, यहां पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो अलग हो, अलग चीज कट के 3 2 आया हो, अलग चीज कट के 5 7 आया हो। तो ऊपर पूरी ट्रायंगल के लिए, अब ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं 5a 7a, हमें a और b की वैल्यू नहीं पता, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया दैट विल बी हाफ 12a, उसके बाद 5b और उसके बाद साइन थीटा। छोटी वाली ट्रायंगल डीबीई का एरिया, बीईडी का एरिया हाफ ए बी, ए बी बीच वाला साइन थीटा, ठीक है। तो बिकॉज इसी ट्रायंगल का एक कोना काटा है, ठीक है, तो ये एंगल तो बराबर होएगा, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। जी हाँ, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। ओके, अब हम कंसेप्ट पर आएंगे डायरेक्टली जो हम एग्जाम में यूज करेंगे। साइन थीटा से साइन थीटा गया, हाफ से हाफ गया, ए से ए गया, बी से बी गया। ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमें उसकी भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेशियो चाहिए। हमें ए बी की जरूरत नहीं है, हमें इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो हमें सिर्फ किस रेशियो में इस पॉइंट ने बांट रखा है वो चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? आगे से देखना, यहाँ से जो आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। बड़ी ट्रायंगल के लिए ये वाली साइड कितनी है? आप बोलोगे 7 और 5 12 यूनिट। ये वाली साइड बड़ी ट्रायंगल के लिए कितनी है? 2 और 3 5। अब ये वाली साइड, तो बड़ी ट्रायंगल की दोनों साइड का प्रोडक्ट मैंने लिख दिया जो भी रेशियोज में था उस टर्म में। अब छोटी ट्रायंगल की दोनों साइड का प्रोडक्ट 5 और 3। तो जो फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ दोनों में कॉमन है, साइन थीटा दोनों में कॉमन है, सिर्फ इन साइड्स का प्रोडक्ट लिखना है और आप रेशियो निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता, सिर्फ रेशियोज ही पता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेशियो पता लग गया कि 4:1 रेशियो होएगा, किसका? पूरी बड़ी ट्रायंगल का और इस टुकड़े का। तो इसका एरिया 1 यूनिट, तो इसका एरिया 3 यूनिट, तभी तो पूरे का एरिया 4 यूनिट। क्लियर है? तो इस चीज को यूज कर पाओगे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी कोना किसी ने काट दिया ऐसे और उसने ये रेशियोज बता दिए, तो मैं बता दूंगा पूरे ट्रायंगल के कंपैरिजन में इस कोने का कितना एरिया है। यही काम यहाँ पर कर रखा है। एक कोना ये काट रखा है, एक ये, तीनों कोनों का एरिया पता चल गया, तो चौथे का भी पता चल जाएगा। अब करोगे बिना मेरा सॉल्यूशन देखे? करो फिर, तो करना, 2.5 साल हो गए।
हम भी यहाँ वाट देख रहे हैं, करो, हम भी यहाँ परेशान हैं। तो करें भाई फिर, देखो जी। तो उसने इसका एरिया बता दिया, लेकिन मैं इसका एरिया निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसने इसका एरिया बता दिया और इसका पूछ लिया। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भैया इनके एरिया के बीच में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, अब मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा। अब मैं ट्रायंगल BFD का एरिया निकाल रहा हूँ कि कितना है फ्रैक्शन में। पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में ट्रायंगल BFD का एरिया कितना है। तो ट्रायंगल BFD की दोनों साइड है, BFD की बात कर रहा हूँ। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो मैंने लिखा 2 गुणा 1। और पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड 3 और 2 5, 1 और 1 2, 1/5। तो इसका एरिया 1/5 है। पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इसका एरिया 1/5 है। अब मैं 1/5 लिखूंगा, इसकी अलग फ्रैक्शन आएगी, इसकी अलग आएगी, फिर देखेंगे टोटल एरिया को क्या माने। अब मैं इसका लिख रहा हूं, तो ट्रायंगल FCE का एरिया 2 और 1, पूरी बड़ी साइड 7 और 2, 2/7। इसका एरिया ADE का। अब एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ADE का निकाल रहा हूँ, जस्ट रफ में ऐसे करके कर लेना, ठीक है। वहां पर राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते। 3 और 5, पूरी बड़ी वाली साइड 5 और 7, 3/7। तो ये जो एरिया है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 3/7 है। अब आप क्या करो, अब ये मत करना कि इनको जोड़ के एक में से घटा कर ये निकालने लगो। अब आपको इन 3 का पता चल गया, तो इनका मल्टीपल मान लो। एक जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है 7, 7 और 5, तो 7 और 5 का मल्टीपल है 35। तो पूरे एरिया को मैंने 35 यूनिट मान लिया। तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया 7 5 35, 15। 35 का 1/5 7, 35 का 2/7 10, तो 15 और 10 25 और 7 32, तो बच गया 3। अब वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि इस 10 की वैल्यू 20 है, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है। सो अच्छा, उसने DEF, यार उसने DEF का एरिया पूछा, EFC का बताया उसने। EFC का एरिया 20 है। क्या गलती कर दी क्या कुछ, 10 का डबल है EFC का एरिया 3 का। यहाँ पर 6 उसने दिया नहीं है ना। देखते हैं भाई क्या गलती कर दी, हद हो गई अब तो। 5 से 5 गया, 3/7, 2 से 2 गया, 2/7, 2 से 2 गया, 1/5, तो 1/5, 2/7, 3/7। ठीक है, तो मैंने 35 मान लिया। तो 7, ये 9 होना चाहिए था, 7 नहीं, 7 5 35, 5 3 15 ही होना चाहिए था। ठीक है, 5 7 35, 7 5 दूनी 10, तो 15 और 10 25 और 7 32, 3। क्या गलती हुई है भाई, AB को 3:2 रेशियो में डिवाइड किया, AC 5:2 में, इसको 1:1 में। एक बार फिर देख लेते हैं भैया, 5 और 2। चलो जो भी है, मतलब मेरे को फिलहाल गलती नहीं पकड़ में आ रही भाई। इसको मैं चेक कर लूँगा, मैं लिख लेता हूँ कि इसको चेक करना है। जो आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, एनोटेशन, कोशिश करूँगा कि मेरे को याद रहे और मैं वहाँ पर ठीक करके दे दूँ। अदरवाइज कंसेप्ट आप समझ गए, कहीं ना कहीं गलती मेरे से हो रही है। EFC का ही वो दे रहा है ना, ठीक है, डजंट मैटर, कंसेप्ट आप पकड़ में आपके आ ही गया है। नेक्स्ट ये बताओ, ये एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन। अब 2-3 आए हुए क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 3, AD 3 है, ये क्वेश्चन है CHSL का। DE 4 है, AB 12 है, पूरा AB 12 है, 4 और 3 7 और 5, BF 2 है, FG इज 6, पूरा BC इज इक्वल टू 10, 6 और 2 8 और 2 10। और वो क्या पूछ रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ M by N, M इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDE, FGDE का एरिया है M, और N जो है वो ट्रायंगल ABC का एरिया, पूरे ट्रायंगल ABC का। तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
आप मैंने आपको जो बताया उससे आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल का किसी ने कोना काट दिया तो उसका एरिया बता देंगे, तो ठीक है। अब ये पूरी बड़ी ट्रायंगल है, यहाँ पर हमने कैंची मारी, इस कोने का बता दोगे, बता देंगे सर। इस यहाँ पर कैंची मारी, इस पूरे बड़े कोने का बता दोगे, बता देंगे सर। तो इस क्वाड्रिलेटरल का भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, सबका आया पड़ा है अपने पास एरिया। तो अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई, तो बी एफ ई का जो एरिया है वो मैं फ्रैक्शन में बताऊंगा पूरी ट्रायंगल एबीसी के कंपैरिजन में। तो देखो यहाँ पर है 5 और 2, ओके, और पूरी ट्रायंगल में ये साइड है 12 और 10, तो इसका एरिया 1/12 है इस छोटे से हिस्से का, ठीक। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा डी जी बी, मैं कोने का ही निकाल सकता हूं, ऐसे कोने का ही पूरे का, ठीक है। तो 6 और 2 8, 5 और 4 9, तो 8 × 9 है ना। मैं इस छोटी ट्रायंगल का इस बड़ी ट्रायंगल के कंपैरिजन में भी निकाल सकता हूँ, पूरी के कंपैरिजन में भी निकाल सकता हूँ, उससे ही बात बन जाएगी वैसे, है ना। पूरी के कंपैरिजन में निकाल लिया छोटी, या फिर इसका निकाल लो। मैं क्या कह रहा हूँ देखो, मैं आपको मेरे मन में क्या है वो बता देता हूँ, करेंगे हम ऐसे ही। पूरी ट्रायंगल ए बी सी का एक कोना काट लिया ऐसे, इसका एरिया बता दोगे उसी तरीके से पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, फ्रैक्शन में कितना है, ओके। अब यही कोना ट्रायंगल डी जी बी, ट्रायंगल डीजीबी में भी तो ये कोना काटा गया है, तो ट्रायंगल डीजीबी के कंपैरिजन में पता चल जाएगा इसका एरिया कितना है, पूरी के कंपैरिजन में पता चल जाएगा इसका एरिया कितना है। फिर भी हम कुछ यूनिट्स, पूरे एरिया को कुछ यूनिट मान के ऐसे कर सकते हैं इक्वेशन को, या फिर अब जो मैं कर रहा हूं वैसे कर लो। तो पूरी ट्रायंगल डीजीबी का एरिया हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, ये ना हो बाद में कंफ्यूजन हो, एबीसी के कंपैरिजन में, एबीसी के कंपैरिजन, ठीक है। तो एबीसी में आएगा 12 × 10, 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 5 10, 3 3 9, इट इज 3/5। तो पूरी के कंपैरिजन में इसका एरिया 3/5 है, इसका एरिया 1/12 है, 12 है 5 है, तो पूरी का एरिया क्यों ना 60 यूनिट मान लिया जाए। तो पूरी का एरिया 60 यूनिट मान लिया, तो 1/12, 12 का 1/12 ये 5 यूनिट हो गया। अब पूरी का एरिया 60 है, तो 60 का 3/5 करो, 60 का 3/5, 12 3 36, ये पूरा 36 है, तो 36 में से 5 गया, ये 31। अब अगर वो इसका भी पूछ लेगा तो इसका ही बता देंगे, ये 36 है, 60 - 36 यहाँ पर क्लियर बता ही देंगे, 24 यूनिट। अब उसने किसका पूछा है, उसने इसका पूछा है m/n, m है ये और n है ये, पूरी का एरिया m/n पूछ रहा है 31/60। अगर वो इसका भी 10/10 पूछ लेता हम कुछ भी बता सकते हैं कुल मिलाकर, ठीक है जी, क्लियर है। ये बताओ फिर, ये CGL का सवाल है, पिछला CHSL का था। इन द गिवन फिगर PQR is a triangle and quadrilateral ABCD is inscribed in it if QD is equal to 2, QC is equal to 5, CR is equal to 3, BR is equal to 4, PB is equal to 6, PA is equal to 5, AD is equal to 3, ठीक। What is the area of quadrilateral ABCD? क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आप बता सकते हो। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया डायरेक्टली नहीं आएगा, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वही आएगा। ऐसे काट रखे हैं ये कोने 3, इन तीनों का एरिया आ जाएगा, इजीली निकाल लोगे पूरे के कंपैरिजन में। फिर ये बचे हुए का भी आ जाएगा, और पूरी ट्रायंगल का एरिया आप निकाल ही सकते हो। सर कैसे निकालेंगे, पूरी ट्रायंगल की साइड्स बताएं भाई आपको, 5 और 3 8 और 2 10, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लोगे इजीली, 6 और 4 10 और 5 और 3 8। और यहाँ पर एक स्पेशल केस है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो हीरोन्स फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइसोस्केलस के अंदर परपेंडिकुलर मारेंगे है, वो मीडियन भी है परपेंडिकुलर भी है, तो और इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब काम पर लगते हैं। एरिया ऑफ QCD इन कंपैरिजन विद ABC, तो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 2 × 5, QCD में 2 और 5 है, और पूरी ट्रायंगल में यही 10 और 8 है, इट इज 1/8, ये 1/8 है। BRC ये वाली 4 और 3, तो फास्ट कर पा रहे हो आप, 10 और 8 को पकड़ो, 4 दूनी 8, तो 3/20। PAB 5 × 6,
10 इंटू 10, 3/10। तो पूरे एरिया को 20, 8 और 10 का मल्टीपल क्या मानूं मैं? पूरे एरिया को 40 मान लें। तो पूरे एरिया को मैंने मान लिया है जी 40 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो 12, 5 और 6, 11, 12, 23। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 23, 17। तो 17 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 40 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो पूरी ट्रायंगल का एरिया। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? ये लो, 10, 10, 8, ये 4, ये 4, क्योंकि मीडियन का काम करेगी। अब यहाँ पर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, या फिर मैं पहले ही यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। मैंने 2 काट दिया, 2 5 10, 2 दूनी 4, 5 और 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, √21। तो 2 √21 इसकी हाइट है। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैं बार बार हाफ इंटू पूरे बेस 8 को क्यों लिख रहा हूँ? अदरवाइज मैं 4 इंटू 2√21 करूंगा, बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को बस। तो ये 40 यूनिट की वैल्यू है। 40 से डिवाइड किया 1 यूनिट की वैल्यू। पूछत रहा 17 यूनिट की वैल्यू, ये बता दो, बस खत्म। 2 चौके 4 से 4 गया, 2 से गया 5, 17/5 √21 कहाँ है भाई तू? ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन कर दोगे ऐसा ही, मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं है, साइन रूल को यूज करके है। साइन रूल का मैं आपको बता देता हूं। साइन रूल का एक और यूज है, हिंट मैं आपको दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को कर लो, फिर अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपको हिंट दूंगा, फिर उसके बाद मज़ा आ जाएगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट बहुत ही प्यारा सा तरीका जिसमें आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वैसा तरीका बताऊंगा जो कि इन तरीकों से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपसे ये नहीं बना तो अब हिंट देख लो। देखो, कई बार क्या होता है, सिंपल सी बात बताऊं, इस तरीके से आपको ट्रायंगल्स दे दी जाती हैं। उन ट्रायंगल्स में खास क्या होता है? खास होता है कि यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है। ये है खास चीज। ये क्वेश्चन आपको दिया क्यों गया है या क्यों दिया जाता है? तो क्या है मेरे भाई, और आपसे रेशियो पूछ लिया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हाफ तो आएगा। अगर मैं हाफ AB साइन थीटा यूज करूं तो मैं पहले इस ट्रायंगल का एरिया बता रहा हूं आपको, हाफ इंटू BD। अगर मैं इस वाली साइड को लूँ, इस वाली साइड को लूँ, इंटू BE इंटू साइन 180 माइनस थीटा। इस वाली ट्रायंगल में हाफ AB इंटू BC साइन थीटा। तो मामला क्या है मेरे भाई? हाफ तो दोनों में है ही। आप बोलोगे जी हाँ, साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम ही होते हैं। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि CB इंटू AB और EB इंटू BD। हाफ तो दोनों फॉर्मूले में है ही, तो इसका एरिया किस पर डिपेंड करता है? ये वाली लाइन इंटू ये वाली लाइन का प्रोडक्ट, और फिर साइन 180 माइनस थीटा, तो वो तो साइन थीटा के बराबर है ही, कट ही जाएगा। और इसका एरिया ये वाली लाइन CB और ये। तो क्या होता है, दो ट्रायंगल में कई बार अगर आप साइन थीटा का यूज करोगे तो एक जगह थीटा और एक जगह 180 माइनस थीटा होता है। तो बस इस सिचुएशन को ध्यान रखो। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ये वाली साइड और ये वाली साइड का प्रोडक्ट लेके, और इसका निकालना है ये वाली पूरी और ये वाली पूरी लेके। बस खत्म बात। यहां पर मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, देखो इन दोनों का रेशियो इजीली निकाल सकते हो। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। इसमें ये पूरी वाली यूज करूंगा, ये वाली यूज करूंगा, इसमें ये वाली और ये वाली यूज करूंगा, ये बीच वाला एंगल यूज किया है ना, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। मैं इन दोनों का रेशियो भी निकाल सकता हूँ, मैं इन दोनों का रेशियो भी निकाल सकता हूँ। करने को ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन ये ईजीएस्ट वे है ना, इसमें कुछ रटने का झंझट कहाँ से किस चीज़ को मिलाऊं। देखो अब करते हैं। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल STU ST इज इक्वल टू 8, TU इज इक्वल टू 9। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, मजेदार क्वेश्चन है तो पूरा अलर्ट रहकर सीखेगा। एंड SU इज इक्वल टू 12, QU इज इक्वल टू 24। अब ये QU 24 है तो 12 यहां पर हो गया 12,
ठीक है। एस आर इज इक्वल टू 32, अब ये एस आर 32 है तो 32 में से 8 गया 24, ये टी आर 24। पी टी इज इक्वल टू 27, ये पी टी 27 है तो 27 में से 9 गया ये 18। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू एंड एरिया ऑफ पी टी आर? पी क्यू यू और पी टी आर, इनके एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये जो बीच वाली ट्रायंगल है ना, मैं इसका रेशियो इन तीनों से बता सकता हूँ। इसका रेशियो इससे क्या है, इससे क्या है, इससे क्या है, फिर आप किन्हीं भी दो का रेशियो पूछ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनोगे। ट्रायंगल, चलो मैं ट्रायंगल का नाम ना दे के मैं यहाँ पर लिख दूंगा आप लोगों के लिए, अदरवाइज एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एस टी यू और पी क्यू यू का रेशियो देखो जरा। तो ये वाला एंगल है ना भाई, ये वाला एंगल थीटा और 180 माइनस थीटा, तो इसका एरिया जब मैं निकालूंगा तो इस एंगल की कौन सी दो साइड हैं जो इस एंगल को बना रही है, मैं उन दोनों को लूंगा। मैं लूंगा एक तो 18 और एक लूंगा ये 24, 18 इंटू 24। तो बाकी की दो चीजें क्या हैं इस ट्रायंगल के एरिया में? एक हाफ है, एक 18 इंटू 24 है, एक साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा कट गया, हाफ कट गया। इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल को कौन सी दो बना रही है? 12 और 9। बाकी तो वही है ना, साइन थीटा और हाफ, वो तो कट ही जाएंगे, बस आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है। तो 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, दैट इज 1:4। अगर इसका एरिया 4 यूनिट है तो इसका एरिया 1 यूनिट है। ठीक है, आपको रेशियो मिल गया। ये रेशियो है, एग्जैक्ट एरिया नहीं है। अब वो बोल रहा है इसका रेशियो हमने इससे बताना था। अगर वो इससे भी बताने के लिए बोलता तो बता देते, इसका भी बताने के लिए बोलता तो बता देते। हमें तो इसका इसके साथ सबका रेशियो निकालना था। इसके साथ इसका कैसे निकालोगे? देखो कौन सा एंगल है भैया जो ऐसे बना रहा है, थीटा और 180 माइनस थीटा, तो निकालो। ठीक है, ये वाला एंगल बना रहा है तो इसकी ये दो साइडें हैं 9 और 8, और ये वाला एंगल बना रहा है तो इसकी ये दो साइडें हैं 18 और 9 कितना हो गया 27, और ये 24, 8 तिये 24, 9 तिये 27, 1/9। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका 9 है, इसका 1 है तो इसका 9 है। ये लो भाई, इसका 9 है तो 4:9, दैट्स इट, खत्म बात। तो यहाँ पर आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ गए ना। हम सिचुएशन को समझते हैं कि क्वेश्चन ऐसे क्रिएट किया है, अच्छा ऐसे क्रिएट किया है, फिर आगे से वो क्रिएट करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। क्लियर है? सो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ सीखने को मिला, ये सब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर बताओ यार, शेयर करो, अच्छा लगेगा। वहाँ पर भी अब मैं एक्टिव हो जाऊँगा। और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, इसको बढ़िया रखो। और मतलब क्या कर रहे हो, अपने आप को क्या मुंह दिखाओगे? थोड़े से दिन की बात है, महीना 1.5 महीना, उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। तो इतने दिन नहीं रह सकते, एक आधा दिन बीच में ख़राब हो जाता है तो कोई नहीं, गिल्टी मत रहा करो, गिल्ट में मत रहा करो, बट करो यार। फिर कब करोगे? अब नहीं करोगे तो बताओ क्या एक्सक्यूज़ है आपके पास अब मेहनत ना करने का? कोई नहीं है। मेहनत प्रेशर में रहकर भी नहीं करनी। अब मैं ये बातें बोल रहा हूँ, आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, तो प्रेशर में भी नहीं आ जाना है। रिलैक्स रहो, मज़े में रहकर पढ़ो। इस पढ़ाई को एज ए बर्डन मत लो, एज ए बर्डन लोगे तो वो होएगा ही नहीं काम। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं भाई।